मैं आज आप लोगों को भारत में कृषि का विकास और हरित क्रांति के ऊपर अपना लेक्चर आज का क्लास लेने जा रहा हूँ, है ना। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्रीन रेवोल्यूशंस। माई सेल्फ डॉक्टर पिंटू कुमार, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने बात किया भारत में कृषि। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक डेवलपिंग नेशन है, विकासशील कंट्री। और भारत के पूरे अगर भौगोलिक प्रदेश में देखा जाए, पूरे भौगोलिक विविधताएं जो हैं, बहुत बड़ा लैंड इसका प्लेन्स एरिया है। भारत में विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, और बहुत से ऐसे जो हैं आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से भी नदियां निकलकर मिल जाती है। इस प्रकार से टोटल भारत के देखें तो बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर टोटल फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर पर बात करें तो जहां नॉर्थ में हिमालय है, प्लेटूज एरिया है, वहीं जो बीच में जो रिवर्स बेल्ट का एरिया है, जो नदियों के द्वारा है, वहाँ पर बहुत मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है प्लेन एरियाज में, जिसको बहुत जगह हम लोग इंडो गंजेटिक लैंड भी जानते हैं। भारत का ये पोर्शन जो गंगा का लैंड है, सिंधु, दोआब, सतलज, उससे भी बनाया हुआ जो आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, ये सब का क्षेत्र जो है वो भी माना जाता है। बीच में आपका गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सभी नदियां क्या हैं? इन सब की नदियां के साथ साथ जो दोआब का क्षेत्र होता है, दो नदियों के प्रदेश, वो नदियां हम बहुत ही, उस नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, बहुत ही मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है। बहुत उसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। उसको जलोढ़ और खांदर और बांगर मिट्टियाँ कहते हैं। मिट्टी जो होती है उसके साथ साथ बहुत से लेटराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल्स है। सभी में जो है सॉइल स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था, उसके हिसाब से प्रोडक्शंस किया जाता है। अगर हम एग्रीकल्चर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर कृषि होता है प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस that it is being directly generated from the lands or water। तो इसमें बहुत सा चीज़ें होती है। जहाँ लैंड से कोई चीज़ उत्पन्न हुआ तो वेजिटेशन, जो भी क्रॉप्स है, फल्स है, हॉर्टिकल्चर्स है, फल है, सब्जी है, साग है, सब्जी है। वहीं पानी से जो उत्पन्न होता है, फिशिंग है ना। तो ये सब चीज़ों को हम लोग एग्रीकल्चर के श्रेणी में लाते हैं। लास्ट टाइम में हमने बात किया था कि फॉर्म किसे कहते हैं, फॉर्म किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, कल्टीवेशन किसे कहते हैं, है ना। जब एक बृहद समूह पर किया जाता है, बड़े बड़े, जिसमें जोतों का आकार बहुत बड़ा हो, तो उसे फॉर्म कहते हैं। और आजकल बहुत से मॉडर्न चीज़ों में आपने सुना होगा कि फॉर्म हाउसेस, मतलब एक हेक्टेयर कुछ ऐसे लैंड पर जहाँ विविध तरह के फसलों का उत्पादन एक साथ किया जाए, और उस तरह का बीच में हाउसेस घर बने होते हैं, बहुत ही सुंदर और रमणीक प्लेस होता है, तो उसको फार्म हाउसेस कहते हैं। एग्रीकल्चर चाहे छोटे से लैंड पर हो या बड़े लैंड पर, और एग्रीकल्चर करने की प्रक्रिया को कल्टीवेशन कहते हैं, है ना। कल्टीवेटर कृषक होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स का वर्ड है, टेक्निकल वर्ड्स है, जिसके आधार पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। भारत में एग्रीकल्चर्स के बारे में जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, तो भारत के 70% लगभग भाग पर कृषि है। जितना लैंड है, लैंड कितना होगा, 53 से 55% ही टोटल लैंड है जहां पर एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। परंतु उसके अतिरिक्त भी बहुत सा एग्रीकल्चर फॉरेस्ट लैंड में है ना। बहुत से फॉरेस्ट लैंड में है, फैलो लैंड है, और फॉरेस्ट लैंड है, फैलो लैंड है, बैरन लैंड है ना। तो इस प्रकार से कृषि से संबंधित बहुत से ऐसे लैंड्स हैं जिसके बारे में जानना चाहिए। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के संदर्भ में, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं
जो कृषि, भारतीय कृषि के संदर्भ में अगर हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसको भारतीय कृषि के संदर्भ में समझना चाहिए। भारत की कृषि में क्या है कि बहुत से जो लोग किसान हैं आज वो भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ का सेक्टर नहीं बन पाया। जो है एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, आज़ादी के बाद से लेके आज तक बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं किया, 2 से 4-5% के बीच में ही रहता है। इसलिए इसका वजह है कि भारत का में जो कृषि का है वो बहुत पिछड़ापन है। लोग इसमें लगे हुए हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ नहीं है, किसान बहुत स्किल्ड नहीं है, वो ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जो ज़्यादातर किसान हैं वो अनस्किल्ड है, थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे और जानकारी होता है तो कृषि कार्य से अपने को विमुक्त कर लेते हैं। तो ये सब बहुत एक वजह रहा जिसमें भारत की कृषि का ग्रोथ नहीं हुआ। पर ओवरऑल भारत की कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये पूरे एक बहुत बड़े, जो कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का देश होगा, उसके भरण पोषण का एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कृषि के विकास के बिना भारत की उन्नति और प्रोन्नति नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएगा तो बहुत बड़ा एक जनसंख्या इस समस्या से ग्रसित होगा। इसलिए लास्ट टाइम में जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पूरा कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए कि हम कभी भी गाँव को नेगलेक्ट करके हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए और गाँव को हम खत्म करके हम कोई शहरी क्षेत्र में भी ले आए तो विकास नहीं करेंगे। इसलिए पूरा का मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, हमें वो संसाधन, वो सुविधाएं जो एक शहर में मौजूद है, अगर वो हम गांव को भी देंगे तो हमारा गांव भी उन्नति करेगा और गांव उन्नति करेगा तो बहुत सा जो साधन है कृषि वगैरह का उसके ऊपर। भारत की कृषि का मेनली जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, फिजिकल फैक्टर, सॉइल से, क्लाइमेट से, है ना, मिट्टी का जो स्वरूप है, जलोढ़ मिट्टी हो, गादर हो, खादर हो, जो मिली नदियों के बेल्ट का एरिया होता है उससे वो प्रभावित होता है। टेम्परेचर्स है, क्लाइमेट से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ा, समझा था और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के पढ़ने के क्रम में बहुत सा चीज़ों को देखा कि कैसे क्लाइमेट और जलवायु प्रभाव से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आधारभूत संरचना है कृषि के लिए। हमारे यहाँ कृषि जो है ज़्यादातर मानसून पर निर्भर करते हैं, पानी आया नहीं आया। अब तो मानसून तो बहुत चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें मानसून का पहले का स्वरूप नहीं है, पैटर्न चेंज हो रहा है। जितना होना चाहिए प्रेसिपिटेशन उसका बहुत 50% से 60% ही हो पाता है। तो इस प्रकार से इसकी भी एक प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को जोड़ा जाए। भारत सरकार की बहुत सा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा जिसमें नदियों के इंटरलिंकिंग करने की बात हुई ताकि बेहतर से बेहतर सिंचाई की व्यवस्था हो, परंतु ये अभी तक बहुत संभव नहीं हो पाया। तो बहुत से नदियों पर बांध बनाए गए, उससे बहुत से कैनाल डेवलप हुआ। जैसे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो सिंधु भाखड़ा नागर डैम बना, उससे बहुत से ऐसे सरहिंद से लेके कई ऐसे कैनाल्स का बनाया गया और पूरे पंजाब में नेटवर्क एक जो है इरिगेशंस का डेवलप हुआ और उसका नतीजा हुआ कि वहाँ प्रोडक्शंस बहुत तेज़ी से हुआ। तो उसमें होता है इरिगेशन और कैनाल्स का डेवलपमेंट हो, पावर सप्लाई होना चाहिए, बिजली, ताकि पानी हो, हार्वेस्टिंग हो, ये सब चीज़ें। तो ये सब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बढ़िया होना चाहिए, रोड वगैरह, जिससे अगर पेरिसेबल पदार्थ हो कोई ऐसा जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा खराब होने का हो तो उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। उससे संबंधित बहुत सा फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, बैंकिंग हो, उनको लोन मिल सके, जल्दी उसको सीट्स मिल सके, है ना। जैसे बिहार सरकार ने बहुत सा ऐसा स्कीम को लागू भी किया है जिसको एग्रीकल्चर कैबिनेट भी कहते हैं और एग्रीकल्चर रोड मैप, फर्स्ट सेकंड थर्ड रोड मैप बनाया गया। माइक्रो फाइनेंस होना चाहिए, आपस में एक सामूहिक रूप से वित्तीय सहयोग हो जाता है। और बिहार के केस में हम लोगों ने जीविका का भी देखा कि जीविका बहुत सा ऐसे पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है कृषि और उसको एग्रीकल्चर को बढ़ाने में। तो इस प्रकार से फिजिकल फैक्टर्स हैं। जनरली जो होता है कुछ जगह जो लैंड का यूटिलाइजेशन, ये तो प्लेन्स एरिया की बात करें, लेकिन जहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, कभी हिली रीजन्स में जाओ, मैंने देहरादून देखा,
बहुत से ऐसे, देहरादून है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन, वहाँ पर कृषि भी होती है, और कृषि किस वे में होती है? टेरेस कृषि होती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। तो पहला तो वो हो गया हिलेज एरिया में। दूसरा झूमिंग कृषि कहते हैं, है ना, एक जगह लोग जाते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ भी प्रोडक्शन उग जाते हैं, उपजाने के बाद ये प्रक्रिया होता है, तो जिसको फॉरेस्ट को करना है। और वैरन और वेस्टलैंड है, उसको भी रिसर्च के थ्रू डेवलपमेंट करके बहुत से इरिगेशंस और जो है आपकी फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। और फर्टिलाइजर्स वगैरह अब तो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, और बहुत सा अब तो नए चीज़ों में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, ट्रांसजेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो अब क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। पहले कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का यूज होता था, वो न्यूट्रिशंस होते थे, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से वो फर्टिलाइजर तैयार होते थे, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती थी। अब तो एग्रीकल्चर से, अब तो केमिकल प्रोसेस से जो फर्टिलाइजर दिए जा रहे हैं वो तो बहुत जल्दी प्रोडक्शन करता है, बट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम होता है, और वो हमारे शरीर में जब पहुंचता है तो बहुत से बैड इम्पैक्ट भी बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। हम आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड पार्ट, ठीक है।